हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप में। हाजिर हम एक नई टॉपिक लेकर के एक नई जोश के साथ। आज है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास 3। क्लास 1 और 2 ले चुके हैं। एकदम सरल और आसान भाषा में समझा है। यदि कोई स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री PDF आपको मिलेगा। बिल्कुल फ्री PDF, फ्री क्लास और बिल्कुल फ्री टेस्ट। खास करके आप टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट का परफॉर्मेंस देख करके आपके अंदर एक जोश जुनून जग जाएगा, लगेगा कि ना आज ही हम तैयारी करने के लिए भिड़ जाए। न्यू स्टूडेंट जो भी हैं उसके लिए ये बेहद ऑफर है। एक भी पैसा नहीं लग रहा, सब कुछ बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। और हाँ, आपके मोटिवेट के लिए हम थोड़ा सा रिजल्ट भी आपको दिखा देते हैं टेलीग्राम का। देखिए, ये है मेरा टेलीग्राम लिंक, आप देख सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में दिक्कत होगा तो नॉलेज टॉकिंग सर्च कीजिएगा। ये है लिंक। आप देखिए, रोज़ हम रेगुलर टेस्ट ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसका रिजल्ट नीचे देख लीजिए, 38 क्वेश्चन टोटल था कल। 38 में से स्टूडेंट का देखिए 37, 36, 36, 36। एक दो क्वेश्चन तो लोग को नेट के प्रॉब्लम से भी प्रॉब्लम हो जाता है। आप देखिए रिजल्ट, आप देखते जाइए। आप देख रहे हैं टॉप 40 तक 33 नंबर है, यानी 38 में 33, मात्र 5 नंबर मिस है। आप देख सकते हैं, और कितना कम समय में देख सकते हैं। स्टूडेंट देखिए लगातार इसमें स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ ही दिन तक ये खाली रहेगा, फिर बंद कर देंगे टेलीग्राम में। फिर हम ज्वाइन करना बंद कर देंगे, नहीं लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएगा तो हम टेलीग्राम में नहीं ले पाएंगे। देख सकते हैं कितना रिजल्ट है। 96 लोग कल टेस्ट दिए थे, और भी लगातार स्टूडेंट इसमें बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जो भी न्यू स्टूडेंट है, आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। टेलीग्राम लिंक मिडवाइफरी क्लास 1 में दिए हैं। ये तो क्लास 1 में आपको मिल जाएगा, या क्लास 2 या मास्टर मिडवाइफरी क्लास करके हम दिए हैं, उसमें भी लिंक दे चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए न्यू स्टूडेंट आज ही जुड़िए और देख लीजिए। और एक खुशखबरी बता देते हैं, ये जो टॉप 20 तक आप देख रहे हैं, आपको किसी तरह के इसमें डाउट लगेगा कि नहीं ये सर कोई नकल कर रहा है, समझ लीजिए इसका भी व्यवस्था हम कर दिए हैं। इसका हम ओरल लेने वाले हैं बहुत जल्दी ही। टॉप 20 तक का ओरल हम लेने वाले हैं। इसलिए मेरे दोस्त कहाँ हैं, जगिए और तैयारी के लिए भिड़ जाइए। कोई भी पैसा नहीं लगता है। अब आपको इतना समझाने के बाद हमें उम्मीद है कि जितना भी एएनएम सिस्टर होंगे आप समझ गए होंगे कि एक सीट पक्का करना, तो आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। इंतजार मत कीजिए, किसी का इंतजार कीजिएगा तो फिर आप नहीं जुड़ पाइए, क्योंकि स्टूडेंट लगातार नॉलेज टॉकिंग में टेलीग्राम में लगातार बढ़ रहे हैं, और देख रहे हैं स्टूडेंट का परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाने के बाद फिर हम शामिल इसमें नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। फिलहाल हम चलते हैं आज के क्वेश्चन को। और एक चीज़, सभी प्यारे ऑडियंस को दिल से धन्यवाद जो हमारा वीडियो लाइक करके जाते हैं। उसके हाथों से शुभ काम होता है, जीवन में आपके उस हाथों से शुभ काम ही होते जाएगा, मेरा ये दुआ है। इसलिए जो लाइक करके जाते हैं उसके हाथों में लक्ष्मी की वास होगा, मेरा ये दुआ है। धन्यवाद। आगे चलते हैं। आज का फर्स्ट सवाल है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। कहता एक बच्चा जीवाणु जनित यानी कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित है। कंजक्टिवाइटिस रोग ये आंख में होता है, बात समझ लीजिए। ठीक है, कहता है कि एक नर्स उसकी माता को निम्न में से क्या नहीं करने के लिए कहेगी। यदि एक बच्चा कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित है, जीवाणु जनित ये रोग होता है, जीवाणु जनित रोग कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित है, एक नर्स उसकी माता को क्या नहीं करने के लिए कहेगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ। यदि आप इसे जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं जानते हैं तो चलिए पहले हम इसे डिटेल से थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। देखिए जब कंजक्टिवाइटिस रोग हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि देखिए आँख जो क्या होता है लाल हो जाता है, और इसमें सूजन आ जाती है। और यह बीमारी तब होती है जब आँख का एक भाग कंजक्टिवाइटिस या फिर एलर्जी या संक्रमण के कारण सूज जाता है। ठीक है, और देखिए कंजक्टिव क्या होता है, एक पारदर्शी पतली टिश्यू होता है जो आंख के सफ़ेद भाग के बाहरी सतह पर पतले अंदरूनी सतह को कवर करके रखता है। यानी इसके ऊपर जो है, ये जो सफ़ेद भाग देख रहे हैं, इसके ऊपर पतली परत के रूप में रहता है। ठीक है, और जब इसमें सूजन हो जाता है तो ये आँख क्या होता है, लाल हो जाता है। यानी कंजक्टिवाइटिस रोग आँखों को प्रभावित करता है, जीवाणु जनित रोग होता है। इसमें आँखों में क्या होता है, लाल हो जाता है, आँख सूज जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि यदि बच्चे को कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो एक नर्स उसके माँ को क्या सलाह दे सकती है, क्या सलाह नहीं दे सकती है। तो अब ऑप्शन में चलते हैं और क्लिक करते हैं। पहला ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा
कहता बार बार हाथ धोना। देखिए हाथ से क्या लेना देना, बार बार हाथ धोने के लिए तो कह सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। डॉक्टर के बताए गए अनुसार आंख को धोना, ये बात बिल्कुल कह सकती है नर्स, ऐसा कर सकते हैं आप। कहता बच्चे की तौलिए एवं वॉश क्लोथ को स्वयं इस्तेमाल करना, ये नहीं कहेगा करने के लिए। नर्स जो है आपको सलाह देगी कि देखिए बच्चे का जो तौलिया है और वॉश जो क्लोथ है उसको स्वयं इस्तेमाल नहीं कीजिए, ये मना आपको कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। डी भी देख लेते हैं, डी में क्या कह रहा है। डी में कह रहा है डॉक्टर के बताए अनुसार आंख में दवा देना, ये तो कह सकता है। डॉक्टर के अनुसार जो है नर्स तो यहाँ बता ही देता है कि भाई देखिए डॉक्टर जो बताया है उसी अनुसार दवा दीजिए, ये नर्स आपको सलाह दे सकता है। ये आंख, डॉक्टर के बताए अनुसार आंख को धोना, ये भी सलाह दे सकती है। बार बार हाथ धोना, ये भी नर्स सलाह दे सकती है। लेकिन नर्स ये सलाह नहीं देगा कि बच्चे की तौलिए एवं वॉश क्लोथ को स्वयं भी इस्तेमाल कीजिए। बच्चे का जो इस्तेमाल, देखिए बच्चे का बैक्टीरिया और आपकी बैक्टीरिया दोनों का संपर्क नहीं आया है, बात समझ लीजिए। ऐसा नहीं बच्चे को जो तौलिया है वो भी आप भी यूज करने लगे, ये आपको जो है नर्स मना कर सकती है। तो सवाल में क्या था एक बार फिर देख लीजिए कि एक बच्चा जीवाणु जनित कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित है। कंजक्टिवाइटिस जो आंख में होता है वो जीवाणु कारण होता है, ठीक है, जिससे आंख लाल हो जाता है। एक नर्स उसकी माता को निम्न में से क्या करनी नहीं कहेगी, ये काम नहीं करना। हाथ धोने के लिए कह सकती है, डॉक्टर के अनुसार आंख धोने के लिए कह सकती है, लेकिन बच्चे की तौलिया और वॉश क्लोथ को स्वयं यूज करना ये नहीं कर सकती। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एक 9 महीने के बच्चा क्या कर सकता है। यदि 9 महीने का बच्चा है तो वो क्या कर सकता है। देखिए बिना सहारे चल सकता है, ये तो गलत है। बिना सहारे चल सकता है नहीं। भाग सकता, भैया ये तो भागना तो और भी मुश्किल है। सहारे के साथ खड़ा हो सकता है, जी हाँ, इसे थोड़ा सहारा दीजिएगा ना तो सहारे के साथ ये खड़ा हो सकता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। सीढ़ी चढ़ सकता है, सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं पाएगा, जब तक उसको पैर नहीं बढ़िया से होगा तो वो चढ़ पाएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी 9 महीना का यदि बच्चा है तो सहारे के साथ वो खड़ा हो सकता है। ठीक है, और वैसे भी 3 ऑप्शन जैसा है, इससे साफ लगता है कि बिना सहारे चल सकता है, ये तो कभी होगा ही। 9 महीने का बच्चा चल सकता, भाग सकता है, ये होगा ही नहीं। सीढ़ी पर चढ़ सकता है, ये तो होगा ही नहीं। सहारे के साथ खड़ा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यदि आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। कहता किस उम्र के बच्चा एक पैर पर खड़ा हो सकता है। देखिए किस उम्र के बच्चा एक पैर पर खड़ा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है किस उम्र के बच्चे एक पैर पर खड़ा हो सकता है। 24 महीने के बच्चे, 30 महीने के बच्चे, 48 महीने के बच्चे और 36 महीने के बच्चे। देखिए 48 महीना तो खैर ज़्यादा हो जाता है, 4 साल का बच्चा हो गया है, ठीक है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 36 महीने के बच्चे। अब देखिए इस पर 1-2 चीज़ और आता है। शरीर उसका यदि ज़्यादा वेट बढ़ गया तो उस कंडीशन में उसको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यदि उसका संतुलन वेट है, जितना वेट होना चाहिए उम्र के हिसाब से, तब उस उम्र में बच्चा एक पैर पे आराम से खड़ा हो सकता है। यानी 3 साल का बच्चा जो है एक पैर पे आराम से खड़ा हो सकता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कहता है कि खसरे का टीका लगाने के कितने दिन के बाद बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब हुआ आपके शरीर में खसरे के रोग के प्रति लड़ने की क्षमता आ गया है, यानी आपके शरीर में एंटीबॉडी जो निर्माण हो गया है। यानी खसरे का जो भी बीमारी आएगा, खसरा का जो भी बीमारी आएगा शरीर में आपको अटैक करने के लिए, वो अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि खसरे के विरुद्ध एंटीबॉडी शरीर में आपका निर्माण हो जाएगा। कब? जब खसरे का टीका लगा दिया जाएगा तब। यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। A, B, C और D दिया हुआ है, और नहीं जानते तो हम आपको बता दें। देखिए खसरा का टीका यदि लगा दीजिएगा तो खसरा रोग के प्रति एंटीबॉडी शरीर में आपका 11वां अथवा 12वां दिन जो है निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो खसरे के टीके के कितने दिन के बाद बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाता है, तो टीकाकरण के 11वें व 12वें दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता नवजात शिशु को जन्म के कितने समय बाद स्नान करना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छी से समझिएगा, थोड़ा ढंग से समझिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। देखिए नवजात शिशु को यदि WHO के अनुसार देखा जाए, WHO के अनुसार ये कहा गया है कि 24 घंटे से 48 घंटे, ध्यान दीजिएगा, 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे के बीच में आप नवजात को स्नान करा सकते हैं। यानी WHO के अनुसार आप बच्चे को 24 घंटा के बाद ही स्नान करा सकते हैं। अब सवाल है कि सर 24 घंटा से पहले क्यों नहीं स्नान करा सकते हैं।
देखिए इससे क्या होता है, यदि जन्म के तुरंत बाद शिशु को नहलाते हैं तो इससे क्या हो सकता है, सर्दी हो सकती है या फिर हाइपोथर्मिया की समस्या हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, सर्दी या हाइपोथर्मिया की समस्या हो सकती है। हाइपोथर्मिया में क्या होता है, शरीर जो है सामान्य तापमान से कम हो जाता है, इसलिए तुरंत नहाना नहीं चाहिए। प्लस ब्लड शुगर का लेवल भी कम हो जाएगा। इसमें मूल रूप से जो बच्चे को प्रॉब्लम आता है वो होता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है शरीर जो है बच्चे का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होता है, कम हो जाता है। और जब बच्चे का टेम्परेचर कम हो जाएगा तब तो बच्चे को प्रॉब्लम होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसलिए बच्चे को 24 घंटा के बाद ही स्नान करना चाहिए। 24 घंटा से पहले यदि बच्चे को स्नान कराते हैं तो हाइपोथर्मिया की समस्या हो सकती है। हाइपोथर्मिया की समस्या में क्या होता है, शरीर का तापमान सामान्य तापमान से कम हो जाता है, इसलिए बच्चे को 24 घंटा से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। WHO के अनुसार यदि देखा जाए तो 24 घंटा से लेकर 48 घंटा के बीच में आप स्नान इसको करा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अब आपको पता चल गया होगा कि नवजात शिशु को जन्म के कितने समय बाद स्नान करना है। तो 24 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद जो इसको स्नान करा सकते हैं। यदि इससे पहले स्नान कराते हैं तो बच्चे को हाइपोथर्मिया यानी तापमान यानी टेम्परेचर, सामान्य जो टेम्परेचर होना चाहिए उससे बच्चे को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बच्चे में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण सूचक है। सबसे पहले समझ लिए कुपोषण, कुपोषण का मतलब होता है कमी। बात समझ लिए, कुपोषण का मतलब होता है कमी। यदि शरीर में कोई चीज़ का कमी है समझ लिए क्या है, कुपोषण के आप शिकार है। तो वही कह रहा है बच्चे में प्रोटीन ऊर्जा यानी प्रोटीन की कुपोषण का कमी है तो उसका प्रथम सूचक क्या होगा। यदि किसी बच्चे में प्रोटीन की कमी है तो उसका पहला क्या हो सकता है सूचक। कुपोषण का मतलब होता है उसके शरीर में कमी महसूस है, उसके शरीर में कुछ भी किसी न किसी पदार्थ की जो है उसे कमी है। तो यहाँ कह रहा प्रोटीन की कमी। ठीक है, तो प्रोटीन यानी बच्चे में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक क्या है, यानी प्रोटीन की कमी हो गया तो पहला सूचक क्या हो सकता है। पर चलते हैं, यदि जानते हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है उम्र के हिसाब से अनुमानित वजन की तुलना में अधिक वजन होना। देखिए वजन का बढ़ना दूसरा भी कारण हो सकता है। अब कोई व्यक्ति बच्चा है, उम्र के हिसाब से उसका वजन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको पोषक पदार्थ सही से मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तभी तो उसका वजन बढ़ रहा है। ऐसे थोड़ी वजन बढ़ जाएगा। तो वजन बढ़ने का ये कारण नहीं हो सकता है कि प्रोटीन कमी हो गया तो वजन बढ़ गया, ये तो कभी होगा ही नहीं, ये तो आसान है। कमजोर और आलसी, देखिए कमजोर और आलसी होना दूसरा भी कारण होता है। ये नहीं कि प्रोटीन की कमी के कारण जो है कमजोर और आलसी हो जाता है, नहीं, प्रोटीन का प्रथम सूचक ये नहीं हुआ। ठीक है, आगे उम्र के हिसाब से अनुमानित वजन की तुलना में कम होना, ये एकदम सटीक आंसर है। क्योंकि बच्चे में यदि उम्र के हिसाब से उसका वजन, देखिए जिस हिसाब से उम्र होता है उसी हिसाब से उसका वजन भी होना चाहिए, उसी हिसाब से उसका, तो इसका जो है सी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो है शरीर का निर्माण करता है, शरीर का जब निर्माण करेगा तो ऑटोमेटिक है शरीर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और जब शरीर का निर्माण ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है उम्र के हिसाब से आपका वजन क्या है, कम है। और उम्र के हिसाब से यदि आपका वजन कम है तो समझ लिए आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा क्या है, कम है, यानी प्रोटीन की कमी से आप जूझ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद है भूख की कमी। देखिए भूख की कमी दूसरा भी कारण होता है, इसलिए ना तो ये सही होगा, ना तो ये सही होगा, ना तो ये सही होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन की कमी है तो उम्र के हिसाब से अनुमानित वजन की तुलना कम होना, यानी उम्र के हिसाब से जितना वजन होना चाहिए वो वजन आपके शरीर में नहीं है, इसका मतलब है आप प्रोटीन का क्या है, शिकार है, यानी प्रोटीन की कमी का शिकार है। ठीक है, तो बच्चे में कुपोषण, कुपोषण मतलब किसी चीज़ की कमी, यानी यहाँ पे प्रोटीन की कमी के बारे में बोला गया है। तो ऑप्शन इज द सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा। बहुत सारा स्टूडेंट हमें कमेंट करके बोल रहे थे कि सर फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। जी हाँ, कुछ कुछ ऐसे है जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा जो पॉपुलर है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीसीजी टीका दिया किसमें जाता है। बीसीजी टीका टीबी रोग के लिए जाता है। टीबी को तपेदिक रोग कहते हैं, समझ लीजिए, टीबी को जो है तपेदिक भी कहते हैं। तो बीसीजी टीका टीबी रोकथाम के लिए दिया जाता है, जिसे तपेदिक रोग भी कहते हैं हिंदी में। दोनों दे दे, या बीसीजी टीबी दे दे या तपेदिक दे दे, दोनों एक ही नाम है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अब चलते हैं बीसीजी का फुल फॉर्म। बी का मतलब होता है बेसिलस। बेसिलस का मतलब समझते हैं क्या होता है, जीवाणु, ध्यान दीजिएगा, जीवाणु होता है। ठीक है, उसके बाद सी का मतलब था कालमेट, जी का मतलब ग्यूरिन, यानी टीबी रोग के लिए रोकथाम के लिए कालमेट एक वैज्ञानिक था, ग्यूरिन भी एक वैज्ञानिक था। इन दोनों के सहयोग से बीसीजी का निर्माण हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो बी मतलब होता है बेसिलस, बेसिलस मतलब होता है जीवाणु, सी मतलब होता है कालमेट, जी मतलब होता है ग्यूरिन। ये दो वैज्ञानिक का नाम है
और ये जीवाणु का नाम है। यानी जिस जीवाणु से टीबी होता है उस जीवाणु को रोकथाम के लिए जो टीका निर्माण किया है वो निर्माण करने वाला 2 व्यक्ति का नाम है, एक है कालमेट और दूसरे का नाम है ग्यूरिन। और बेसिलस का मतलब होता है जीवाणु। हमें उम्मीद है कि ये फुल फॉर्म अब कभी नहीं भूलिएगा। तो अब ऑप्शन देख करके आप हमें बता सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, अब बीसीजी का कभी भी आप जो है भूलिएगा नहीं, इस तरह समझा दिए। आगे है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर में प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन नहीं है। आपको कल भी हम बताए थे कि 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, जिसमें से आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन, ए आपको बताए थे, जी आपको बताए थे, डी आपको बताए थे। ठीक है, यदि आपको याद है तो सही है, नहीं याद है तो देख लीजिए। और ई भी आपको बताए थे और एम भी बताए थे। 5 इम्यूनोग्लोबिन आप याद रख लीजिए। देखिए अब है सवाल की कथा निम्नलिखित में से कौन सा इमोग्लोबिन नहीं है, इम्यूनोग्लोबिन नहीं है। तो 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन में से कौन नहीं है अब आपको पता चल गया होगा। ए तो है, जी है, डी है, लेकिन सी नहीं है। अब बार बार है कि इससे सर क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका कोई ट्रिक दीजिए। अभी आप देखिए होंगे कि एसडीएम को लेकर के ज़्यादा पद पे जो है चर्चा चल रहा है यूट्यूब पे। तो याद रखिएगा ए जी ई डीएम। ठीक है, ए जी ई डी एम, ए जी ई डी एम कहिएगा, ए जी ई डी एम ठीक नहीं है। जाइएगा ना कहीं मार्केट में कहिएगा देखिए ए जी ई डी एम ठीक नहीं लगता है, हम इस डी एम के पास नहीं जाएंगे, ये निर्णय सही नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा ए जी ई डी एम, ए जी ई डी एम। ठीक है, हमें उम्मीद है कि अब आपको हीमोग्लोबिन दिक्कत नहीं होगा। वायरस और बैक्टीरिया के बारे में भी ट्रिक आपको देने वाले हैं एकदम ज़बरदस्त आसान भाषा में। आगे है, आगे क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। पेंटावेलेंट वैक्सीन एक कंबाइंड वैक्सीन है। कंबाइंड मतलब 5 तरह के घातक रोगों से रोकथाम के लिए पेंटावेलेंस नामे है। पेंटा मतलब 5। ठीक है, पेंटावेलेंट वैक्सीन कंबाइंड वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव के लिए दी जाती है। ठीक है, तो आपको 5 रोग के बारे में हम आपको बता देते हैं। 5 रोग के बारे में जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। देखिए डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ये चारों रोग जो है रोकथाम के लिए दिया जाता है, यानी उपयुक्त में से सभी। अब बचा एक रोग जिसे कि आपको जान लेना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, तो एक रोग जो बचा जिसका नाम होता है हीब रोग। अब कहिएगा सर ये हीब रोग कहाँ से, आप अलग से बता दिए। हीब मतलब होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ध्यान दीजिएगा, हीमोफिलस इसमें ही लग गया, ये ही हटा दीजिएगा, ही नहीं होगा। ठीक है, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी जिसे पर्टूसिस भी कहते हैं, कुकुर खांसी की एक अन्य नाम है पर्टूसिस। ठीक है, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हीब रोग, ये 5 प्रकार के घातक रोग से रोकने के लिए दिया जाता है। हीब मतलब होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, तो पेंटावेलेंट जो दिया जाता है वैक्सीन 5 प्रकार के घातक रोगों की रोकथाम के लिए दिया जाता है, जिसमें से 4 वो आपको दे चुके हैं हम, एक वो और आपको बता दिए थे हीब रोग। हीब मतलब होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब सवाल है यहाँ पे आपको दे दिए पूरा। आगे है पेंटावेलेंट टीके की कुल कितनी डोज दी जाती है। यदि आप नहीं जानते तो जान लीजिए, यदि आप जान रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और नहीं जान रहे तो हम आपको बता देते हैं। इसका 3 डोज दिया जाता है। पहला डोज जो है 6 सप्ताह में दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, पहला डोज 6 सप्ताह में, दूसरा डोज 10 सप्ताह में और तीसरा डोज जो है 14 सप्ताह में दिया जाता है। तो पेंटावेलेंट का तीनों डोज आप याद रख लीजिएगा। पेंटावेलेंट की कुल 3 डोज दिए जाते हैं। 3 डोज में से पहला डोज 6 सप्ताह में, दूसरा डोज 10 सप्ताह में और तीसरा डोज जो है 14 सप्ताह में। 6, 10, 4 4 का अंतर है, देख लीजिए। इसमें 6 में 4 जोड़िएगा 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़िएगा तो आप देख लीजिए 14 हो जाएगा। यानी 4 महीना पे पहला डोज दीजिएगा 6 मंथ पे, उसके बाद 4 मंथ गैप करके आप दे सकते हैं। दूसरा 10, तीसरा जो है 14। ठीक है, 4 4 समझ गए आप आराम से, हमें उम्मीद है कि याद आपको हो जाएगा। तो पेंटावेलेंट के कुल कितनी डोज दी जाती हैं, तो 3 डोज दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं।
कहता पेंटावैलेंट की प्रथम डोज कब दिए थे? अभी तुरंत आपको बताएं, पेंटावैलेंट की प्रथम डोज जो है 6 सप्ताह पर दिया जाता है। दूसरा डोज कब दिया था? 10 सप्ताह पे। तीसरा डोज कब दिया था? 14 सप्ताह में। एक चीज़ को हम 2-3 बार आपको बताते हैं ताकि पढ़ते पढ़ते ही आपके दिमाग में एकदम याद हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।